नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने जीवन में पहली बार सोशल साइंस के 80 ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने आज ईमानदारी पूर्वक पूरा क्वेश्चन याद कर लिया तो आपको एसएससी से डर की अगर बात तो हटा दो भाई, आपको थोड़ा सा भी एसएसटी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बट आज का ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरा 80 में 80 क्वेश्चन को क्लियर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि आपका भी क्लास 10th में 400 नंबर आ जाए। चलिए भाई, यहाँ पे पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे हम पहले भी पूछ चुके हैं और आज भी पूछ रहे हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप सोचे नहीं हो। तो चलिए जवाब दीजिएगा विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को या फिर चीनी नागरिकों को। हिंद चीन में, ठीक है ना जी, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है। सबसे पहला जवाब कौन देता है देखते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट में भर दीजिए यहाँ पे एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और उससे पहले आपको बता देते हैं शुरुआती पॉइंट में, आप लोग कमेंट जब कीजिएगा ना तो थोड़ा थोड़ा टाइम दे दे के कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब यूट्यूब पर जो है कोई भी वीडियो पोस्ट होता है, मतलब आगे बढ़ता है, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम उसे ध्यान से देखता है। और आप लोग जो कमेंट फटाफट फटाफट करते हो ना जी, एक बार में बोल दो कि सर बी करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, तो इस टाइप से आपका भी कमेंट आएगा। अगर एक बार, चार बार, पांच बार धर 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 टिप देंगे ना जी, तो आपका कमेंट ना आएगा। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम हमको 2 दिनों से देखने को मिल रहा है, बट आज से वो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक बार बता दीजिए एक का करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है कि सर फ्रांसीसी नागरिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को जो है ना भाई साहब क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। यानी कि हिंद चीन में बसने वाले को क्या कहा जाएगा भाई, क्लोन किसे कहा जाएगा पूछेगा तो आप कहिएगा कि सर फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, ये आपको पता होगा कि ना होगा ये तो आप जानिएगा। जल्दी से बता दीजिए, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। बिस्मार्क का, मेजनी का, काबूल का या फिर गौरीवाल्डी का। बताओ इटली के एकीकरण में जो है किसका संबंध यहाँ पर नहीं है। जल्दी से 2 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो क्या जवाब आएगा, जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि आज हमें 80 क्वेश्चन तक जाना है और जीवन में हम पहली बार ऐसा कदम उठाए हैं। लेकिन आज का ये कदम है ना तो भाई जो उठाए हैं ना, ये आपके लिए जरूर 100% है। तो याद कर लीजिए, आपका भी कमेंट आ रहा है कि सर बिस्मार्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बिस्मार्क को इटली के एकीकरण से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर बात करें तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि यहाँ पे काउंट कावूर ने, ठीक है ना, काउंट कावूर ने विक्टर इमानुएल को किस पद पर नियुक्त किया था। तो आप लोग का कमेंट क्या आएगा, जल्दी से आप लोग फटाक से बता दीजिए। 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब। तो आपका कमेंट आ रहा है कि सर प्रधानमंत्री के पद पर, क्योंकि विक्टर इमानुएल ने जो है भाई काउंट कावूर को किस पद पर नियुक्त किया था भाई साहब। तो आप कहिएगा कि सर प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी। प्लेखानोय, टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स या फिर तुर्गेनेव। ये भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, मानो चाहे ना मानो, इसको पहले याद कर लो। युद्ध और शांति के लेखक कौन है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, हमको भी इंतजार है। क्या जवाब दीजिएगा भाई साहब, क्या जवाब दीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप कहिएगा सर टॉल्स्टॉय हो जाएगा, क्योंकि टॉल्स्टॉय जो थे ना वो युद्ध और शांति के लेखक थे। और युद्ध और शांति जो है टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। और ये आज अभी इसी वक्त कंफर्म कर लो। 80 में बोले ना 15 आएगा तो आएगा। अब भाई नहीं क्लियर कीजिएगा तो फेल होइएगा, तो बाद में किसी को दोष ना दीजिएगा। चलिए अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके, कहा जा रहा है कि विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। 1914, 1922, 1929 या फिर 1925। बताओ कौन ऐसा वर्ष है, ठीक है ना जी, कौन ऐसा वर्ष है जिस समय जो है ना
विश्व व्यापारी संकट आया था, यानी कि व्यापार का जो जरिया था ना वो एकदम बैठ चुका था। कौन ऐसा वर्ष था? जल्दी से 4 का करेक्ट आंसर बता दीजिए और जोरों शोर के साथ, इसी जोरों शोर के साथ आपको अंत तक बना रहना है, तब आपको यकीन होगा। जी सर बिल्कुल करेक्ट आपने बताया। यहाँ पे आपका पहले करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लीजिए। जल्दी से आप लोग 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बता दीजिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए वेरी गुड। इसी तरीका से आप लोगों को जो है भाई साहब अच्छे ढंग से पढ़ना है और एग्जाम मात्र 1 महीना में है और एग्जामिनर को दिखा देना है कि हमारे अंदर भी कितना दम है और हमने भी कैसे तैयारी किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1848, 1881, 1885 या फिर 1920 ईस्वी में? ये आप पहले बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बता दीजिए कमेंट में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे लाइव भी पढ़ते हैं, तो भाई साहब लाइव में तो बताना पड़ता है ना जी। तो जल्दी से बता दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो सबसे पहले चीज यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना पूछे तो आप कहिएगा सर 1885 ईस्वी में हुआ था, बट यहाँ पर है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना। तो यहाँ पे अखिल भारतीय अगर आपके एग्जाम में आए तो आप कहिएगा सर 1920 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1920 हो जाएगा। अखिल भारतीय आएगा तो आपको 1920 टिक करना है। ध्यान दीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। और अगर वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आए तो आपको 1885 पे टिक कर देना है। और जिंदगी का पहला कदम हम उठा चुके हैं, बस आपका साथ चाहिए और इसी तरीका से बताते रहिए। कहा जा रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में भारत के जो है कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? लिटन है, बिलेसली है, विलियम बर्किंग है या फिर चार्ल्स मेडकॉफ है? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बट ये एग्जाम में 2021 में पूछा जा चुका है। जा करके आप 2021 का पेपर देख लीजिए, आपके एग्जाम में आपका जो बोर्ड है ना क्वेश्चन बैंक, उसमें देखने को ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 6 का जवाब दीजिए। ना याद होगा कोई दिक्कत नहीं है भाई, आज इसी वक्त अभी याद कर लो। यहाँ पे आपका 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जब भी इसे छोड़ने का मन करे ना भाई, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आज जिसने 78 क्वेश्चन में से मात्र 40 क्वेश्चन आधे याद कर लिए ना जी, उसका कंफर्म हो जाएगा एग्जाम में एकदम 15 नंबर। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुना था? बंबई, दांडी, सूरत या फिर दिल्ली? जल्दी से 7 का करेक्ट आंसर बताओ, जल्दी से बता दीजिए। तो आप सबका यहाँ पे कमेंट को हम देख रहे हैं और जो लोग जितने लोग बता रहे हैं उतना ही सही। तो जितने लोग बताए हैं वो बोल रहे हैं कि सर दांडी हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जब चलाया था तो दांडी से 78 सहयोगियों के साथ अपने वो कहाँ गए थे भाई साहब? दांडी गए थे ना जी, दांडी साबरमती आश्रम से। और दांडी पहुंच करके समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक बना करके क्या कर दिए भाई साहब? नमक कानून को तोड़ दिए। और ये भी कहे कि देखो हम भी नमक बना सकते हैं। तो 7 का एक बार ऑप्शन बी बोल दीजिए फिर से, सर जी भी हो जाएगा। चलिए भाई, इसी तरीका से अगर आप जवाब दीजिएगा तो आपका एग्जाम में नंबर कटेगा, वो नंबर कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बताइए 8 नंबर, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1855, 1857, 1905 या फिर 1911 ईस्वी में? ये क्वेश्चन ना भाई आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे। ये लिख लो, कॉपी के पन्ना पर नहीं, कॉपी के कुट पर लिख लो। 8 का करेक्ट आंसर, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 8 का करेक्ट आंसर बता दीजिए आप लोग, जल्दी से बताइए। और अगर आप लोग प्राइमर के बाद देख रहे हो ना, लाइव के बाद देख रहे हो, तो तब भी लिखो, तब भी लिखो। शर्म मत करो कि सर हम अकेले हैं। अरे आपके जैसा 50 लेकर यहाँ पे कमेंट में बताता है, बट तुम जो हो ना, तुम सोचते हो कि हम कैसे बताएं। तो 8 का भाई साहब याद कर लीजिए, बंगाल विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ था। और ये आपको करेक्ट आंसर याद होनी चाहिए और आज इसी वक्त अभी याद कर लो। 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? क्या चीज बोला जा रहा है कि सर गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1757, 1764, 1786 या फिर 1857? 9 का जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिए। अब एक चीज आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि गोल घर क्यों बनाया गया था। तो गोल घर जो है पटना में बनाया गया था अनाज रखने के लिए। ये बात तुमको पता है, ये बात तुमको अच्छी तरीके से पता है, बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कब बनाया गया था? तो ये
1786 ईस्वी में बताया गया था। कब बनाया गया था? 1786 ईस्वी में। और ये अभी इसी वक्त याद कर लीजिएगा, काहे कि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन लड़ेगा। और 78 क्वेश्चन का सेट अगर आपने क्लियर कर लिया ना भाई, ईमानदारी से क्या बोलूं, पूरा 100% में 100% बोल देता हूं, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है या फिर पश्चिम बंगाल में है? चलो 10 का जल्दी से बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको हम बताए हैं, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देखो। बट आज के बाद इस क्वेश्चन को याद अगर शब्द में आए ना कि सर याद नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं तो इतना फर्क जरूर बनता है कि तुम सब अच्छी तरीके से याद करो। जल्दी से बता दीजिए। जी सर यहाँ पे आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपको भी ऑप्शन ए पे टिक कर देना है, एग्जाम में जाना है और वहां पे जाकर के ऑप्शन ए को जाके रंग देना है। आप कहिएगा सर वहां पे तो बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है ना, ऐसा थोड़ी है कि ऑप्शन ए में उड़ीसा आ जाएगा। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन छपेगा तो पूरा इसी फॉर्मेट में रहेगा, ए बी सी डी में, जहां जहां झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल है, सभी जगह रहेगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन बता दीजिए, इंतजार मत करो किसी का, जल्दी से बताओ। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? युद्ध और शांति। अभी ना पढ़े? युद्ध और शांति अभी पढ़े हो ना? टॉल्स्टॉय का अभी आपको पीछे बताया ना, टॉल्स्टॉय लिखे थे। बताओ, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या फिर बी और सी दोनों? तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ना लिखा था किताब, और ये इनकी रचना है, ये इनकी पुस्तक है। आप लोग 11 का एक बार कंफर्म तरीका से मार दीजिए ऑप्शन डी, ताकि हम भी खुश हो जाए। और जिस जोश से आज आए हैं ना, उसी जोश को अंत तक रखना है। बट आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और ईमानदारी से अब क्या बताऊं भाई, पूरा ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर आपने ये टोटल 78 क्वेश्चन क्लियर कर लिया तो आपके अंदर से 15%, आपके अंदर से 15% डर जो है ना सोशल साइंस का, वो हट जाएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष? ये आपके एग्जाम में छप जाएगा, जा करके वहां पे लिख देना। ये 100% गारंटी देता हूं, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 5 वर्ष हो जाएगा। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना का होता है। आप लोगों का कमेंट आ रहा है, इसी तरीका से आनी चाहिए। यहाँ पे अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन जो है आवंचित करता है? ये भी क्वेश्चन आपको बताए हैं। और याद कीजिए उस दिन को, जिस दिन हम ये क्वेश्चन आपको बताए थे कि ना तो दल नेता होगा, ना भारत का संविधान होगा, ना भारत सरकार होगा, वो होता है चुनाव आयोग के, ठीक है ना जी। चुनाव आयोग के हाथ में होता है किसको बैगन छाप देना है और किसको हेलीकॉप्टर छाप देना है, ये जो है ना चुनाव आयोग डिपेंड करता है। और जल्दी से आप लोग 14 का डी बताइए, नहीं अगर बताइएगा ना भाई तो एग्जाम में आपका कहा नंबर आएगा वो आप समझिएगा। बट यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को या फिर 15 नवंबर 2001 को? जल्दी से 15 का करेक्ट आंसर बताओ। और तुमको जो याद है, तुमको जो पता है वही अभी बताओ, दूसरे का कमेंट देख करके ना बताओ। जल्दी से 15 का बताओ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका कमेंट आएगा कि सर हम पढ़े थे कि झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ये आपको अभी कंफर्म करना है, और कंफर्म करके जो है याद होनी चाहिए। और अभी इसी वक्त जो है भाई साहब याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में छप जाएगा तो छप जाएगा, गारंटी देता हूं। अगला क्वेश्चन को देखो, अगला एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 21 है, 22 है, 18 है या फिर 20 है? बताओ, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी जो है ना भाषा को विशेष दर्जा दिया गया है और कितनी भाषाएं यहाँ पे
है? जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे 16 का करेक्ट आंसर। भाई कितना देर वेट करवाएगा, अब तो जल्दी बता दीजिए यार। तो आपका कमेंट आने लगा, जिसका हमको इंतजार था वो अभी देखने को मिल रहा है। चलिए भाई, इसी तरीका से आप लोग जो याद करते रहिए, क्योंकि भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान को 22 गो भाषाओं के ना, भारतीय संविधान में 22 गो भाषाओं को विशेष दर्जा दिया गया है। चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय अध्यक्षीय, संघीय संसदीय, एकात्मक अध्यक्षीय या फिर एकात्मक और संघीय? ये क्वेश्चन जब आप देखे होंगे ना, तो आपके दिमाग का जो नट है वो ढीला हो गया होगा। और आपको ये पता है कि हम एक चीज आपको बताए हैं कि भारत में जो है ना संघीय और संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। जल्दी से फटाफट अभी इसी वक्त 17 का करेक्ट आंसर बताओ। तो 17 का करेक्ट आंसर आ रहा है, वहां पे ऑप्शन बी आया, ऑप्शन बी आया। तो क्या मैं ऑप्शन ए बताऊंगा? क्या मैं ऑप्शन ए बताऊंगा? आप कहिएगा नहीं सर, आप भी ऑप्शन बी बताइएगा, क्योंकि संघीय और यहाँ पे संसदीय जो है भारत की ये क्या है भाई, शासन प्रणाली है। 17 का बी याद कर लो, उसके बाद में कुछ सोचना, पहले यहाँ जवाब दीजिएगा कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? पटना में, मद्रास में, नागपुर में या फिर बंबई में? जल्दी से बताओ, भारत में जो है ना पहला नगर निगम कहाँ पे बना था? और ये आपके एग्जाम में भाई साहब बार बार रिपीट होता है, आपको पता नहीं है बट ये चीज याद होनी चाहिए। चलो देखता हूं 18 का क्या करेक्ट आंसर आप लोग बताते हो। जी 18 का करेक्ट आंसर आप लोगों ने तो बताया, बट सही तरीके से बताइए, और बताइए इसी तरीके से कि भाई चेन्नई यानी कि मद्रास में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मद्रास में। भारत में अगर पूछ देगा ना पहला नगर निगम कहाँ पे बना, तो भाई मद्रास हो जाएगा। याद होनी चाहिए, याद अभी करो इसी वक्त। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा ना भाई साहब, तो आप लोग कसम खा लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। और जब तक आप कसम ना खाइएगा तब तक आपका एग्जाम जो है ना भाई ढीला रहेगा, टाइट नहीं होगा। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष? ये क्वेश्चन का जवाब हर एक आदमी को पता होगा, बट आप नहीं दे पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको कहा जाए उतना करो। अब एक बार मैं बोला कि जल्दी से 19 का आप लोग करेक्ट आंसर बता दीजिए, तो के नहीं जानता है? बिहार बोर्ड के 5वां क्लास के लेकर से पूछ दीजिएगा, 6ठा क्लास के लेकर से पूछ दीजिएगा, और अगर उसके अंदर टैलेंट होगा तो वो जरूर बोलेगा कि 18 साल। क्या बोलेगा? 18 साल। लेकिन 5वां 6ठा क्लास के अभी लड़का सब बैट बॉल पे ध्यान दिया रहता है, जिस कारण से जो है ना उसका भविष्य थोड़ा डाउन हो रहा है। बट क्या किया जाएगा, जब सिस्टम वही है तो हम क्या कर सकते हैं। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को, संविधान को, न्यायपालिका को या फिर प्रेस को? जल्दी से बताओ। और आज का लाइव कैसा लग रहा है और कैसा क्वेश्चन है ये आप जरूर बताइएगा, तब इससे भी बिजोर लेकर के आएंगे अगले वाले वीडियो में। बस इंतजार करो, और इंतजार करने की जरूरत आपको नहीं है, 1 से 2 दिनों में मिल जाएगा। तो 20 का पहले बता दीजिए सर। 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा राजनीतिक दल, क्योंकि आपका कमेंट आ रहा है कि सर राजनीतिक दल बोल दीजिए, और ये आपका कंफर्म हो गया। 20 नंबर, 20 नंबर आपका कंफर्म हो गया। एग्जाम में 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख लीजिए, कंफर्म कर दिए। चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? अभी हम जस्ट आज से पहले वाले क्लास में जब सोशल साइंस का क्लास लिए थे, उसमें आपको साफ तरीका से बताए थे कि आप लोग याद कर लीजिएगा 2 चीज, एक धान और एक गेहूं, बाद बाकी सबको भूल जाइएगा। धान यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब खरीफ फसल, लेकिन रबी फसल पूछेगा तो गेहूं याद कर लीजिएगा। और एक ही ट्रिक और एक ही चीज आपको एग्जाम में 1 नंबर दिला देगा। ये क्वेश्चन पे कोई चाहत नहीं करता है, समझता नहीं है, बट ये क्वेश्चन आज से इसी वक्त याद होना चाहिए। कसम खा लिया ना। अगला यहाँ पे देखो, अगला एग्जाम में पूछेगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, हाजीपुर में या फिर मुंबई में है? जल्दी से बताओ जल्दी बताओ 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
पूर्व मध्य रेलवे मतलब कि वर्क सब कहाँ पे है, तो आपका कमेंट क्या आएगा। मुख्यालय यहाँ पे पूछा जा रहा है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, हाजीपुर में है, हाजीपुर में है, यहाँ याद कर लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। और हाजीपुर कहाँ है बताइएगा आप लोग, बिहार में है, बंगाल में है, पटना में है, या फिर पटना बोले, बिहार में है, या फिर बंगाल में, या फिर कोलकाता में है, या फिर नई दिल्ली में, ये जरूर बताइएगा। कहाँ जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब बता दीजिए। मतलब कि हाजीपुर कहाँ पर है। चलो भाई बिहार में। चलो अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। गंगा को, कोसी को, गंडक को, सोन को। अगर आपने ध्यान से कल वाला लाइव क्लास किया होगा ना, तो आपको आज भी याद होगा कि कल हम इस पे कुछ इस टाइप का लगाए थे। याद पड़ा, कल इस टाइप का लगाए थे, तब वो ऑप्शन ए में था, लेकिन आज ऑप्शन बी में है, क्योंकि बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। और जल्दी से बता दीजिए आप लोग, जल्दी से बता दीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज के बाद सोशल साइंस में डरिएगा नहीं, मुकाबला करने का क्षमता रखिएगा, क्योंकि आज आप मात्र ये आज का क्वेश्चन 80 को क्लियर कर लीजिएगा ना, ईमानदारी से क्या बोलूं, पूरा 100% बता रहा हूं, आपके एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा। भले क्वेश्चन कितना हार्ड आ जाए, बट डर नहीं लगेगा, ये लिख करके अभी रख लो, लेकिन ईमानदारी पूर्वक पूरा क्वेश्चन याद होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो भारी आता है ना, हम लोगों को क्या लगता है कि सर सबसे ज्यादा भारी सोशल साइंस है, इसीलिए क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा है, बट छोटे छोटे पार्ट में उसको बांटेंगे। चलिए बताइए, निम्नलिखित खनिज में से कोडारमा से संबंधित है। अरे भाई आ गया कोडारमा। कोडरमा हम उस दिन बताए थे, बताओ बॉक्साइट, ऑभरक, लोएस या फिर तांबा। कोडारमा से यहाँ पे कौन संबंधित है 24 का बताओ। जवाब दीजिएगा। जी सर हम बिल्कुल देंगे, क्योंकि उस दिन बताए थे, जल्दी याद करो, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि कोडारमा किससे संबंधित है। उस दिन आपको बताए थे कोडारमा अभ्रक से संबंधित है। और उस दिन वाला क्वेश्चन अगर आपको न आए ना, जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ बताए हैं, सोशल साइंस में सब कुछ बताए हैं। आज ये याद कर लो भाई, आज ये किसी तरीके से याद कर लो, आज के बाद इसका झंझट खत्म कर देना। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, का जवाब दीजिएगा कि निम्न में से कौन जो है ना कृषि पर आधारित नहीं है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, याद नहीं होगा तो भाई उसमें मेरी गलती है। जी सर मेरी गलती है, क्योंकि उस दिन आपको रटवाए नहीं थे, लेकिन आज रटवाएंगे इसी वक्त, इसी वक्त। और यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे आता है कि कृषि पर आधारित का मतलब होता है जिसमें कृषि काम न करे। अब बताओ, चीनी उद्योग में बिना ऊख लगैले चीनी बनेगा, तो ये कृषि पर आधारित है। कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, बताओ कागज में कृषि लगेगा, वस्त्र में भी, बिना बिना वस्त्र के, यानी कि वो रेशम बोला जाता है ना जी, तो उसमें बिना कृषि कैले का होबे नहीं करेगा। लेकिन सीमेंट उद्योग में, सीमेंट उद्योग में क्या कृषि किया जाएगा, चूना पत्थर कौन कृषि बनाएगा। आप कहिएगा नहीं। 25 का एक बार डी बोल दीजिए, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। 25 का डी बोल दो एक बार, 25 का डी बोल दो। जी सर 25 का डी हो जाएगा। ज्यादा कमेंट को ना भरना, क्योंकि आप लोग ज्यादा कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट वह हाइड होता है, ठीक है। ज्यादा फटाफट ना कीजिएगा, बस एक दो बार कीजिए, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार, बस उससे ज्यादा ना कीजिएगा, ठीक है। लौह अयस्क है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या फिर मानवकृत संसाधन। 26 का जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो। अब लौह अयस्क क्या है, लौह अयस्क जो है वो क्या है भाई साहब, ये तो आपको पता होगा। 26 का भी बता दीजिएगा जी। जी सर हमको तो पता है, क्योंकि लौह अयस्क जो है ना एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है जी, एक अनवीकरणीय संसाधन है। याद कर लीजिए, 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये आपको 100% याद होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। और सबसे सिंपल तरीका आज आपको एक सब्जेक्टिव बताता हूँ, संसाधन किसे कहते हैं, ये जा करके पढ़ लीजिएगा। संसाधन और संसाधन के प्रकार पढ़ लीजिएगा। साइंस है ना, तो सोशल साइंस, दोनों में से किसी एक में आ जाएगा संसाधन। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ या फिर चूना पत्थर के साथ। 27 का जवाब दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिए कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है।
क्या जवाब आएगा 27 का करेक्ट आंसर। मैं भी देखता हूं कितने में दम है जो बता देगा प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है। पहला कमेंट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, जल्दी से इसी लेखन करो, इसी टाइप से करो और इसी टाइप से करो भाई। तब नु यहाँ पे हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे खनिज तेल के साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खनिज तेल के साथ हो जाएगा। दूसरा कुछ हो ना बोलना है, जल्दी से आप लोग ये भी कर दीजिए। जी सर बिल्कुल आप बात सही बोले हो ना, दूसरा हमें कुछ नहीं बोलना है, यहाँ पे हमको सिर्फ बोलना है खनिज तेल के साथ जो है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर, कलपक्कम, नरोरा या फिर कैगा? और ये आपके एग्जाम में पूछ दिया, ये जान लो और पहचान लो, प्रथम पाली हो के चाहे सेकेंड पाली हो के, ये दोनों में से किसी एक पाली में आएगा तो आएगा। लिख लो कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है? 28 का बता दीजिए। तो भाई 28 का आपका कमेंट क्या आ जाएगा? कमेंट को तो छोड़ो, सबसे पहले यहाँ बात समझ लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा अगर परमाणु केंद्र कहेगा, आप लोग आंख को बंद करके 28 का मान लीजिएगा तारापुर। और ये हमें पूरे ईमानदारी पूर्वक पता है कि आप सही आंसर यहाँ पे 28 का ए बताइएगा। तो बताइएगा, जितना मैं अभी बोल रहा हूँ ना उतना का बदला आपको सधाना है तो सधाना है, ठीक है ना जी, सधा लेना है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र से है संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र से कौन यहाँ पे संबंधित है ये आपको बताना है। जेके सीमेंट उद्योग, टाटा एवं इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग या फिर रेमंड वस्त्र उद्योग। 29 का क्या करेक्ट आंसर बताइएगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब उस पर सबका हक हो, तो यहाँ पे एक आ जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ठीक है ना जी। तो ये जो हो जाएगा भाई साहब आपका सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग यहाँ पे। तो आपको 29 का एक बार सी बोल देना है और यही करेक्ट हो जाएगा। यही लिख लीजिए, यही रट लीजिए, यही एग्जाम में जा करके भर दीजिएगा। सर वहां पे एग्जाम में क्या लिखेंगे? एग्जाम में जा करके 29 का सी भर दीजिएगा जाके। अगर आपको विश्वास न हो कि ना भाई 2021 का क्वेश्चन में जाके एक बार देख लो, जाके जब देखेगा तो 29 नंबर पूरा क्वेश्चन भी आपको दिखेगा 29 नंबर। चलो अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या फिर उड़ीसा में? अब ई वाला क्वेश्चन तो आपके दम होगा तो बनेगा, या आपके पास दम ना होगा तो नहीं होगा, सीधा सीधी बात है। क्योंकि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है ये एग्जाम में पूछेगा, तो क्या बताइएगा? जल्दी से बता दीजिए। तो ये आपको तो पता होगा ना, सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन कहाँ है? वही फल्टा है, सुंदरवन जहां फल्टा। तो आपका कमेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए? पश्चिम बंगाल। अभी हम आपके कमेंटवा को नहीं देखे लेकिन अब ताकेंगे। 30 का हो जाएगा जी? 30 का सर जी बी बी बी। चलो अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिएगा ध्यान से। कहा जाएगा कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? भागलपुर में, नालंदा में, पटना में या फिर गया में? बताओ बिहार में सबसे ज्यादा आबादी किस जिला में है? कहाँ पर है? भागलपुर, पटना, नालंदा या फिर गया? 31 का तो बता सकता है क्योंकि मेन शहर, सबसे मेन शहर है पटना, और पटना को पृथ्वी का तिलक कहा जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए। या फिर वहां पे सरस्वती का कुल गृह भी कहा जाता है पटना को। और पटना के बारे में अगर आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपका हिंदी से लेकर के संस्कृत में आपका 7 से 10 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, सिर्फ आप पटना के बारे में पढ़िएगा तो। और इसके पहले वाला वीडियो में हम बता रखे हैं कि 15 नंबर, पटना माने 15 नंबर, पटना के बारे में जान जाइएगा तो। लेकिन आप लोग जानिएगा नहीं, पटना पर जाके एक बार निबंध लिख लीजिएगा संस्कृत के लिए, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन? बताओ विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। जल्दी से 32 का करेक्ट आंसर बताओ। और कल जब हम लाइव क्लास ले रहे थे ना तो कल हम ये चीज आपको बताए थे कि विश्व व्यापार WTO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आप लोगों का तो कल कमेंट आया था जेनेवा, लेकिन आज क्या आएगा देख लेता हूँ। आज भी क्या आएगा? तो आज भी वही आनी चाहिए, आज भी वही
वही आनी चाहिए। चलो भाई क्या हो जाएगा, जेनेवा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत करेक्ट आंसर क्या कर लेना है, 32 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन याद कर लेना है। और आप लोगों का बहुत बहुत मतलब कि धन्यवाद कि आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया और यहाँ तक शुरुआती पॉइंट में आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है भाई साहब, क्योंकि देखिए सबको तो सब कोई सपोर्ट करता है, बट आपका हमारे ऊपर विश्वास है ना, तो हमारा भी फर्ज बनता है आपको एक इस ऐसा क्वेश्चन बताना जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आए, और उस टाइप का बताता हूं ताकि आज हम आपके साथ एकदम ईमानदारी पूर्वक बात करेंगे ना, तो कल आप जरूर 5 गो लड़कियों को बता दीजिएगा कि जा करके यहाँ से पढ़ो, अच्छा रिजल्ट आता है। तो पहले आप लोग तैयार हो जाइए, और हमारे इतना मेहनत करने का फल सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आपका सही से नंबर आएगा तो हमारा जो है ना भाई साहब और बड़ा मतलब कि नाम होगा, और बड़ा इंस्टीट्यूट बनता चला जाएगा। एक बड़ा जो इंस्टीट्यूट होता है ना इसी तरीका से बनता है, बट शुरुआती पॉइंट में आप सबने हमको मिल करके मतलब इतना सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद आपका भी जीवन सफल हो, आप भी कोई लक्ष्य को स्वीकारिए और उसे भी क्या करिए भाई, उसे भी एकदम तोड़ने में लग जाइए, और उसे छोड़ना नहीं है। एक टारगेट जिंदगी में बना लो और उस टारगेट को छोड़ना नहीं। कैसे, तो भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसा 2023 में हम ठान लिए थे कि हमको यूट्यूबर बनना है, तो बनना है। तो वहां से जब हम स्टार्टिंग पॉइंट किए ना, तुम नहीं जानेगा, वहां से जब स्टार्टिंग पॉइंट किए तो हमको बोलने का तरीका नहीं पता था। पहले का वीडियो हम खुद देखते हैं ना तो हमको लाज लगता है, शर्म लगता है। बट अभी स्टार्टिंग पॉइंट किया, मतलब कि वो तो छोड़ो, अभी जब स्टार्टिंग पॉइंट किया तो सबसे पहले आप लोगों से भेंट हुआ, मुलाकात हुआ, बट बहुत अच्छी बात है, मिल के हमको तो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि सबको अच्छा थोड़ी लगता है ना, किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है। बट आप लोग अगर रिजल्ट अच्छा तरीका से दीजिएगा ना, तो हमारा जो है ना ये चैनल अभी इतना पे होगा ना, आपका रिजल्ट आएगा तो इतना पैसा लग जाएगा। और वो चीज कैसे जाएगा हम आपको रिजल्ट के दिन बताएंगे, पहले जवाब दीजिए, क्योंकि आज हम कसम खा के आए हैं कि आपको पूरा 78 गो क्वेश्चन बताएंगे। तो बताएंगे, शुरुआत में 80 को कहे, 78 को 2 गो क्वेश्चन कहाँ जाएगा ये हम आपको बाद में बताएंगे। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का परिणाम क्या हो जाएगा, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई जवाब दीजिए। 33 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि महासागर के जब कभी भी महासागर के तली में जब कंपन होता है ना, तो भूकंप, सुनामी आता है। कथी आता है, सुनामी आता है, सुनामी आता है। ठीक है, सुनामी आता है। जब देखते ही सुनामी में क्या होता है, एक ही बार पानी यहाँ रहता है और उठ के एक ही बार में यहाँ आ जाता है। तो उसके महासागर की तली में जब कंपन होता है ना, जब हिलता है, तो आपका सुनामी आता है। याद कर लीजिएगा, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, या फिर सेवा क्षेत्र। चलिए बताइए, आर्थिक विकास का जो है ना तीसरा क्षेत्र क्या कहा जाता है। तो तीसरा क्षेत्र जो बोला जाता है, सेवा क्षेत्र को बोला जाता है। अभी बताइए, अभी इसी वक्त, इसी टाइम, इसी फॉर्मेट में जल्दी से आप लोग 34 का डी बता दीजिए। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को शिक्षा क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है जिसमें बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी सब आता है, और तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है जिसमें बैंक आ गया, सरकारी काम सब आ गया जो सेवा प्रदान करे। ठीक है, चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग का उपयोग होता है दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, या फिर दूरदर्शन के लिए। बताओ, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग कहाँ पर होता है। जल्दी से 35 का करेक्ट आंसर बता दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब भाई ये क्वेश्चन को रट लो, याद कर लो, पढ़ लो, कॉपी में लिख लो, जितना इसके लिए कम, जितना कहेंगे ना उतना कम हो जाएगा। क्योंकि हम भी अपना एग्जाम जब अपने समय में दे रहे थे तो हम भी इसको याद किए थे, ये हमको आज तक पता है, और आपको अभी से इसी वक्त से पता हो जाना चाहिए। चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव जनित आपदा है, बाढ़ है, भूकंप है, आतंकवाद है, या फिर सुनामी है।
36 का जवाब दीजिएगा आप लोग, तो 36 का जवाब आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं मानव जनित आपदा जो मानव के द्वारा होके, तो बाढ़ मानव लाएगा नहीं लाएगा, भूकंप मानव लाएगा नहीं लाएगा, सुनामी मानव लाएगा नहीं लाएगा, तो आतंकवाद मानव लाएगा। जी सर बिल्कुल, आतंकवाद जो हो जाएगा आपका वो मानव जनित आपदा है, क्योंकि वो जो है भाई साहब आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है। और आपको डिफरेंस आज से पहले वाले भी क्लास में करवा रखे हैं, बट आपको पता है कि नहीं जी, ये बता दीजिएगा, ठीक है ना जी। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बताए हैं, जल्दी से बता दीजिए 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका कमेंट आएगा कि सर आपको जो क्वेश्चन हमें एक बार बताए थे ना ऑप्शन, आज से 10-5 दिन पहले, वही हो जाएगा आज भी आंसर, वही आप मार दीजिए ना। तो जी सर हम वही मार देंगे यहाँ पे। आज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। एक बार 37 का भाई साहब ये बोल दीजिए। जी सर बोल दूंगा। अब मैं थोड़ा अपनी आवाज को धीरा कम करूंगा, क्योंकि ज्यादा बोलने पर क्या होता है ना, दिक्कत होता है। यहाँ पे अगला बताइए, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को, दिल्ली को, पटना को, या फिर बेंगलोर को? चलिए बता दीजिए कि भारत की जो है ना वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? अभी भारत की राजधानी कहाँ है? अभी भारत की राजधानी कहाँ है आप लोग बता सकते हैं? जी सर अभी भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, बट अगर बात करें भारत की वित्तीय, ठीक है ना, वित्तीय राजधानी, तो मुंबई को कहा जाता है। 38 का एक बार ये बता दीजिए, बताइएगा जी 38 का ए। जी सर बिल्कुल बताएंगे। चलो भाई 38 का ये हो जाएगा मुंबई, मुंबई बम्बई, मुंबई बम्बई, चलो याद तो है ना जी। चलिए भाई साहब अगला जवाब दीजिएगा, आपका इंतजार है। आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? आर्थिक विकास जो है किससे संबंधित है बता दीजिए आप लोग। 39 का करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे आर्थिक विकास का मतलब सबका विकास, समझ रहे हो ना, सब एक समाज में, एक भौगोलिक में, एक क्षेत्र में रहने वाले सबके विकास। तो जो है ना परिणात्मक परिवर्तन से भी और गुणात्मक परिवर्तन से भी, दोनों से संबंध रखता है, और इसका संबंध जो है भाई दोनों से हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का सी हो जाएगा। और आज इसी वक्त जो है याद कर लीजिए। और एक चीज आपको बताते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमको ये पता था कि सिर्फ हमारे कोचिंग का स्टूडेंट ही हमें सपोर्ट करते हैं, बट बाद में जाकर के पता चला कि अदरवाइज भी आप लोग जो है ना जो हमको सपोर्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो है मार्क्स 400 से ज़्यादा है, ऐसा हम भी कामना करेंगे, बट आपको बढ़िया तरीका से पढ़ना है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? और मेरा स्टूडेंट अपना स्टूडेंट तो अपना है ये है, आप लोगों को भी बनकर के रहना है भाई साहब। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 1968, 1986, 1984, या फिर 1976 का हो? बता दीजिएगा 40 का करेक्ट आंसर। जी सर बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 ईस्वी में हुआ था। जी सर सन 1986 ईस्वी में, सन 1986 ईस्वी में। अभी क्लास करते करते एक चीज हमको याद पड़ गया, बताओ गोल घर का निर्माण कब हुआ था? अभी आपको जस्ट पहले बताया, बस टेस्टिंग ले रहा हूँ, कितने सारे बच्चे बताते हैं 1786। यह भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि गोल घर का निर्माण जो है भोजन रखने के लिए बनाया गया था। तो कब बनाया गया था जवाब दे सकते हैं? 1786 एक बार कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, आपके एग्जाम में आएगा। गोल घर का निर्माण बोले है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन, मतलब कि क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, या फिर उदारीकरण? अब एक चीज इसमें देखेगा ना, तुमको जो अलग से जो ऐड किया गया है वो आपको पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर? पहले देखता हूँ कितने सारे बच्चे सही बताते हैं, और आप लोग सही बताने का प्रयास भी कीजिएगा। कितना आपको याद है ये भी जरूर बताइएगा। तो आप लोग ये बता दीजिए नई आर्थिक नीति का अंक क्या हो जाएगा? तो आप कीजिएगा सर
नई आर्थिक नीति का अगर अंक पूछ देगा तो राष्ट्रीयकरण नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण नहीं है। यहाँ आपको 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है, तो कर लेना है। ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि नई आर्थिक नीति जो है एक पॉइंट बना है और नई आर्थिक नीति पर बहुत सारा क्वेश्चन लड़ता है। ये आप पहले याद कर लीजिएगा। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? इस क्वेश्चन को हम पिछले मतलब कि अगर जब से शुरुआत की है ना, अगर बात करें तो 5 बार से ज्यादा भी बता चुके हैं कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये आपको पता ना होगा, ऐसा हो नहीं सकता है, इसीलिए इसका हम राइट आंसर नहीं बताएंगे। पहले अगला क्वेश्चन एग्जाम में देखिए पूछेगा, किसने कहा मुद्रण वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? कोलबर्न, नैप ने, या फिर सैमसंग ने, या फिर हर्ट विदर्स ने? अच्छा ये बताओ, किसने कहा था कि मुद्रा जो है ईश्वर की दी हुई एक महानतम तोहफा है? जल्दी से कमेंट में लिखो। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई एक महानतम देन तोहफा है? ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, और जल्दी से बता दीजिए आप लोग आंसर। देख के तो बोल नहीं सकता हूँ बेटा, आपका कमेंट तो पढ़ूंगा ना जी, पढ़ तो सकता हूँ ना, इतना तो फर्क बनता है कि पढ़ लो, कि वो भी कहिएगा कि सर नहीं पढ़िए, ये भी बोल दीजिएगा तो नहीं पढ़ेंगे, बट इतना तो देख लेता हूँ ना कि जी आपका कमेंट क्या आ रहा है। चलो भाई, आपका कमेंट तो आया सही, चलो बहुत अच्छी बात है। पहले ये बताओ, किसने कहा मुद्रण वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? तो 43 का कमेंट आया हर्षले विदर्श ने। अब पता नहीं क्वेश्चन का जवाब आपको कैसे पता चल जाता है, ये क्वेश्चन का जवाब कैसे पता चला ये हमको भी पता नहीं था। चलिए 43 का डी बता दिए, चलिए जी 43 का डी बता दिए। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, या फिर मिश्रित? 44 का तो हम ना बता पाएंगे, आप बता दीजिएगा, बता दीजिएगा यस या फिर नो, यस या फिर नो। तो आप कहिएगा सर ये के नहीं जानता है कि हमारा भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था पाया जाता है, और हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अरे भाई इसका करेक्ट आंसर हमको बताना पड़ेगा, तो आप कहिएगा जी सर बिल्कुल आपको नहीं बताना पड़ेगा, आप मत बताइए ना, हमें तो याद है। चलो अगला क्वेश्चन पूछेगा, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश होता है संलग्न कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा में, या फिर इनमें से सभी? 45 का करेक्ट आंसर बताओ। विकासशील, एगो विकासशील होता है देश, तो विकासशील में सबसे ज्यादा काम का चीज पर दिया जाता है, और भारत एक विकासशील देश है। और भारत में नंबर 1 पे कौन सा काम होता है पता है? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? आप कहिएगा सर कृषि क्षेत्र आ जाएगा, क्योंकि विकासशील देशों में जो है कृषि क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और यहाँ पे अधिकतर जो जनसंख्या है ना कृषि क्षेत्र पे ही लगा पड़ा रहता है। ये विकासशील देशों का नियम क्या है, रूल क्या है, वो तो नहीं जानते, बट ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, या फिर इनमें से सभी? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यहाँ पे बता दीजिए 46 का करेक्ट आंसर। तो भाई जल्दी से बताओ कौन ऐसा इसमें कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जल्दी बता दीजिए। सर हम तो पढ़े थे मोटर्स हो जाएगा, दूसरे आदमी कह रहे सर हम पढ़े थे सैमसंग हो जाएगा, सर हम पढ़े थे कोका कोला हो जाएगा, लेकिन एक आदमी है जो बोल रहा है कि सर इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा भाई? इनमें से सभी हो जाएगा। आपको इनमें से सभी याद करना है, जल्दी से एक बार बोल दीजिए। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग ये प्रयास कीजिएगा कि सर डी इज द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा रहेगा ना। साफ सुथरा कमेंट कीजिएगा, कोई भी फटाफट कमेंट नहीं करेगा, ज्यादा फटाफट कमेंट कीजिएगा। 2-3 दिनों से यूट्यूब ने, हमारे भी यूट्यूब चैनल पे नियम लगा दिया है, क्योंकि जब यूट्यूब चैनल ग्रोथ होता है धीरे धीरे, मतलब समझिएगा अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग में जब यूट्यूब को लगा कि नहीं ये चैनल धीरे धीरे ज्यादातर बढ़ रहा है तेजी से, तो इसीलिए उस पर उनका नजर पड़ा, और जब नजर पड़ा है तो वहां पे ये चीज एक आ जाता है। हम भी सर्च किए कि क्यों नहीं आ रहा है, तो वो आता है कि अगर आप कोई भी गलत चीज अगर लिख करके कमेंट भी कीजिएगा ना, तो आपका कमेंट ऑटोमेटिक उठ जाएगा, हट जाएगा। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये जो है ना यूट्यूब का सबसे अच्छा
फंक्शन हमको लगा, और चाहे बार बार किसी चीज को बार 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 वही शब्द बोलिएगा ना, तभी भी आपका हट जाएगा। आई भी नहीं करेगा, आपके मोबाइल में शो करेगा, हमारे मोबाइल में शो नहीं करेगा, हमारे कंप्यूटर में शो नहीं करेगा। तो बट वही चीज है, ठीक है ना जी। और एक चीज आप ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आपके मोबाइल में ही सिर्फ शो करेगा, दूसरा अगर कोई भी पर्सन आ जाए ना उसके मोबाइल में शो नहीं करेगा, मतलब आपका कमेंट हाइड हो जाएगा, हट जाएगा। तो ऐसा गलती ना कीजिएगा जिससे आपका कमेंट हाइड होके, ठीक है जी। और ऐसा गलती जीटी वाला का रहते हुए कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हम समझते हैं निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, बताओ जी, बताओ बताओ बताओ, 47 का बताओ। हमसे पूछेगा सर आप बताइए ना जी, तो सर जी ये लीजिए खिलौना उद्योग, क्योंकि खिलौना उद्योग सबसे छोटा पैमाना पे, कहीं लो खोल दो, कहीं लो बना लो, ये बन गया वो बन गया, पुतला उतला ये सब कुछ चीज बन जाता है ना, खिलौना उद्योग। खिलौना मतलब खेलने वाला उद्योग हो जाएगा। 47 का सी, जी सर 47 का सी। चलो भाई 48 का देखता हूँ कौन बताता है अच्छा आंसर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या फिर गुवाहाटी में। चलो पावर ऑफ जीटी वाला, पावर ऑफ जीटी वाला जल्दी से कमेंट में बता दीजिए 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना। भाई याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन सी डिगबोई हो जाएगा, क्योंकि डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है बना है भाई, याद रहेगा। जी सर बिल्कुल याद रहेगा। और जिस दिन आप सोशल साइंस का एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम हॉल में से निकलिएगा तो निकलते मात्र पहले हमारा ही नाम लीजिएगा, ये आप लोग कंफर्म कर लीजिए। इसीलिए क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएगा। अब याद नहीं रहेगा तो उसमें मेरा गलती ना दीजिएगा। बताइए कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल जो है किस पर दिया जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पाद कुशलता, अधिकतम लाभ या फिर लोक कल्याण। ये क्वेश्चन में बहुत दम है और ये क्वेश्चन आपको पता होगा। अब बताओ समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या देखा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोगों का कल्याण होना, लोगों का देखभाल करना, लोगों को अच्छी तरीका से रखना। और यही चीज हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सामाजिक अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा बल जो है दिया जाता है लोकसभा कल्याण पे। आपको करेक्ट आंसर याद कर लेना है, 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर लेना है। याद रहेगा, जी सर बिल्कुल याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछेगा, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर राजीव गांधी। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर का दीजिएगा, आप लोग बता दीजिए। तो समझ लीजिए अभी इसी वक्त इसी टाइम पे, क्योंकि मेन टाइम है, अब यहाँ समझने की बात आती है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आपको इतना चीज, इतना जानकारी होनी चाहिए कि योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था, कब हुआ था, अभी आपको पिछले पहले बताए थे ना योजना आयोग का गठन कब हुआ था, कितना मार्च 1950 को हुआ था, ये तो बता सकते हो ना। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पूछेगा, नरेगा, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जी या फिर महात्मा गांधी। अब देखो आपको ये क्वेश्चन का लेवल देखकर याद एक चीज पड़ गया होगा, एक चीज याद पड़ गया होगा कि सर इस दिन उस क्वेश्चन को आप पढ़ाए थे, उस दिन हमें पक्का याद था कि हम उस दिन कमेंट में लिखे थे महात्मा गांधी, आज भी लिखेंगे महात्मा गांधी। चलो भाई चलो 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 चलो, यही तो बात था, यही तो बात था। यहाँ पे आपका कमेंट में क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, क्योंकि उस दिन ऑप्शन डी था तो आज भी ऑप्शन डी होना चाहिए, फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, बिहार की, पंजाब की, हरियाणा की या फिर गोवा की। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, 52 का, मतलब कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, सबसे सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि सबसे कम लोग कहाँ पे रहते हैं, यही बताया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा कब होगा, जब इंसान लोग कम होगा। तो यहाँ पे आपका 52 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा,
तो आपका कमेंट आ रहा है कि सर 52 का डी हो जाएगा, क्योंकि गोवा में सबसे कम लोग रहते हैं, इसीलिए वहाँ का प्रति व्यक्ति या सबसे ज़्यादा है, और यही करेक्ट हो जाएगा। आपको भी 52 का क्या याद करना है, तो सर 52 का हम यहाँ पे याद कर लेंगे ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी याद कर लेना है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला आपके एग्जाम में पूछेगा, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन किया जाता है ना। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के, बताओ, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, या फिर ये भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अधिकतर लोग उस दिन गलती किया था, आज भी गलती करेगा, और गलती करेगा का गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। उस दिन हम बताए थे आप लोगों को कि भारतीय की मुद्रा बाजार में जो है ना अल्पकालीन के लिए, ठीक है, अल्पकालीन के लिए लेन देन किया जाता है, अल्पकालीन। अब कौन कहेगा हम 100 साल बाद आपका पैसा आज ले लेंगे, 100 साल बाद पहुंचाएंगे, तो सब कहने वाली चीज है। भारत में ऐसा होता है? नहीं होता है। इसीलिए अल्पकालीन, कम समय के लिए पैसा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बहुत हो गया। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन उस दिन बताए थे, आज गलती की दी है ना, आज जो गलती की है ये गलती बार बार नहीं कीजिएगा, और अगला बार तो कीजिएगा ही नहीं, फिर से देखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या फिर नागरिक सेवाएं है? कौन जो है आधारभूत संरचना का घटक है? जल्दी से 54 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो आप एक ही जवाब दीजिएगा कि सर यहाँ पे आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक वित्त हो जाएगा। और उस दिन भी हम वित्त बोले थे, याद है 54 का? उस दिन भी हम वित्त बोले थे कि उस दिन अलग बोले थे? नहीं जी, उस दिन भी हम वित्त बोले थे। यहाँ पे 54 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए याद कर लेना है, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? याद करो, उस दिन हम तुमको बताया था, ये बोला था कि अगर सोना चांदी का देखना होगा, अगर आपको गहना गुड़िया का देखना होगा तो हॉल मार्क, ठीक है, हॉल मार्क, ठीक है, सोने की शुद्धता देखना होगा हॉल मार्क। लेकिन अगर आपको खाद उद का देखना होगा तो आंख बंद करके एक मार्क मार दीजिएगा। और बताओ, उस दिन का क्वेश्चन आपको याद होगा? तो जी याद होगा, याद ना होगा तो ईमानदारी से एक बात बताता हूँ, याद कर लो। और एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट होता है, ठीक है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? पुनपुन की, कोसी की, सोन की, गंडक की? अब उस दिन भी क्वेश्चन हम पूछे थे 56 नंबर, और आज का वीडियो क्यों लाया हूँ ना, इसीलिए लाया हूँ क्योंकि आपको भी ये पता चले कि हमें जो है पढ़ाया हुआ क्वेश्चन कितना याद रह रहा है। तो याद कर लीजिए, सोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब सोन हो जाएगा। बिहार की किस नदी को अमर, मतलब कौन ऐसा नदी है जो अमरकंटक से बनी है? तो सोन हो जाएगा। 56 का सी याद कर लीजिए, कर लीजिएगा ना जी। सर हम बिल्कुल कर लेंगे। आप अगला क्वेश्चन बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय शासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, या फिर इनमें से सभी? आपदा प्रबंधन। अब एक बात बताओ, जब बाढ़ आता है तो क्या खाली पुलिस आके बांध बांधता है? जब मान के चलिए बाढ़ आता है तो जब बांध टूटने टूटने होता है तो खाली पुलिस आके बांध बनता है? आप कहिएगा नहीं। खाली चोर आके बांध बनता है? खाली गांव का लड़का बनता है? खाली गांव का आदमी बनता है? नहीं सर, सब कोई मिल करके, मिलजुल करके बनता है। यानी वहाँ पे स्थानीय प्रशासन भी आएगा, वहाँ पे स्वयं से संगठन भी आएगा, गांव मोहल्ला का लोग भी आएगा, यानी कि सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? बताओ, दरवाजे खिड़की को बंद करना चाहिए, या फिर अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, या फिर आग बुझाने का इंतजार करना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका तो करेक्ट आंसर आपको को ही बताना होगा, क्योंकि कितना हम करेक्ट आंसर बताए अभी तक आपको 57 को क्वेश्चन बता दिए 58 नंबर का जवाब दीजिए। अग्निशामक यंत्र को मतलब कि बुलाना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, तब वो आएगा, एकदम फुचकारी मारेगा, आग बुझा देगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है? बाढ़, सुखाड़, भूकंप, या फिर इनमें से कोई नहीं? आज तक मैं पढ़ाता रहा ना, आज के जैसा स्थिति हमको शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा, बट आज का जो स्थिति है ना जी, आपको सधाना है। इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग जो है ना भूकंप आने के मतलब कि आता है ना, तो उसको जांचने के लिए किया जाता है। आपका भी करेक्ट आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए। तो 59 का आपको क्या करना है, याद कर लेना है।
ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार बोल दीजिए सर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। एक ही बार बोलना है, 3 बार हम बोले ना, 3 आदमी मिलके बोलो जल्दी, एक एक बार बोलिएगा, आपका कमेंट शुद्ध शुद्ध आ जाएगा। जल्दी जल्दी बोलिएगा तो नहीं आ जाएगा। अगला एग्जाम में पूछेगा, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन तोहफा है। अभी आपको जब वो वाला क्वेश्चन करा रहे थे ना, इसके पहले वाला कि मुद्रा मुद्रा तो क्या है, अभी आपको पहले बताए हैं। तो बताइए, उसमें हम आपको एक चीज बताए थे कि इस मतलब मुद्रा जो ईश्वर की दी हुई एक महानतम देन तोहफा है, कौन कहा था? तो आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मार्टिन लूथर कहा था, और अभी उस हिसाब से अभी हमने ऑप्शन भी बताया, तो 60 का भी याद रखिएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जवाब दीजिएगा कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है, गया है, भागलपुर है, दरभंगा। यार यार कल तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट किए थे, कल यही आया था क्वेश्चन एग्जाम में, कल यही है, कल की बात है भाई, कल बात है, कल की बात है, जल्दी से बता दीजिए। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर, शहर जुबान नगर है ना जी, पटना है। पटना एक सिटी है। आपको जो है करेक्ट आंसर 61 का ए बोल देना है। जल्दी बोलिए, सिर्फ हमको मत बोलवाइए, आप वहां बोलिएगा, कम बोलना पड़ेगा, ज्यादा जल्दी नहीं बोलिएगा, ज्यादा बोलना पड़ेगा। हम पे दया माया खाइए, जल्दी से 61 का ये बोल दीजिए। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? राजगीर से, बोधगया से, वैशाली से, सारनाथ से। जल्दी से बता दीजिए। अब एक चीज समझिए, ये यहाँ पे महात्मा बुद्ध आ गए। अब ये आप 11th में पढ़िएगा, 12th में पढ़िएगा तो अरे भाई काशी अगर 11th 12th में पढ़िएगा ना जी, तो आपका उसमें महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ लीजिएगा बहुत सारी बात। बट ये 10th में एक बार पूछ दिया था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो आप जवाब दीजिएगा सर बोध गया से हुआ था। आपका कमेंट भी आ रहा है, तो हम भी एक बार कंफर्म कर देंगे आपको कि वही याद कर लो। और महात्मा बुद्ध सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में दिया था, याद है कि नहीं याद है? याद नहीं है तो याद कर लीजिए, महात्मा बुद्ध जो है ना अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम में बनता है, एशिया का पहला निर्वातम संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, या फिर नेपाल में? एशिया का, एक एशिया में 48 गो या फिर 48 गो देश है, एशिया महादेश में 48 गो है, यूरोप में 44 गो है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? ये तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन जान लीजिए भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ही याद कर लेना है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार कमेंट में लिख दो, तब तक आपका कमेंटवा को एक बार देख लेने दीजिए, क्योंकि हक तो बनता है ना जी, हक तो मेरा भी है देखने का। चलो चलिए भाई, देख लिया देख लिया। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1834, 1854, 1890, 1920। भारतीय डाक विभाग, डाक विभाग जानते हो ना, पोस्ट ऑफिस जानते हो, जहाँ पे चिट्ठी पहले धर दिया जाता था, वहाँ जा करके वहाँ पहुंचा दिया जाता था। तो प्रक्रिया कब से शुरू हुआ, उसका स्थापना कब हुआ, कब से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ? 64 का याद तो नहीं होगा, 64 का जी सर याद तो नहीं होगा, बट याद कर लीजिए 1854, 1854, ठीक है, 1854, 1857 हमको याद करने का मन कर रहा है, क्योंकि एक बार हमको 1857 की क्रांति याद होनी चाहिए। 1857 की क्रांति क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, एक बार बता दीजिएगा 1857 की क्रांति क्या है। तो भाई साहब समझ लीजिएगा, बुझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, 1857 में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ में क्या किया गया था? भारतीय लोग सभी लोग मिलकर के आवाज उठाए थे, बट उस समय असफल हो गए थे। 1897 की क्रांति यही ना है सी। हाँ तो याद कर लीजिएगा, कोई भी होके आंसर कुछ भी होके 1857 की क्रांति आपके मुंह पर होनी चाहिए, एग्जाम में जाकर लिखना है, ये आपको एकदम पता होना चाहिए। डेक्कन अवैसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। डेक्कन और से गाड़ी जो है भाई साहब कहाँ पे चलता है? तो वो महाराष्ट्र में चलता है, महाराष्ट्र में चलता है, महाराष्ट्र में चलता है। आज तो हालत गंभीर है, बट हम जब कहे हैं ना जी 78 तो 78 तो पूरा 78 तो 78। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है?
पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिम रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र या फिर उत्तर रेलवे क्षेत्र। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे। ठीक है, उत्तर रेलवे क्षेत्र हो जाएगा। आपको इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर लेना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे क्षेत्र है, सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है वो उत्तर है, याद कर लीजिएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग या फिर चित्तरंजन लोकोमोटिव। जल्दी से बता दीजिए निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो आपका कमेंट क्या आ जाएगा? तो सर यहाँ पे उपभोक्ता उद्योग आ जाएगा, चीनी उद्योग, क्योंकि इसी में जो होता है ना, इसी प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है, कृषि लोग मिलकर के ऊख बनाते हैं, ऊख रोपते हैं ना, ईख जानता है ना, और उसके बाद वो जाता है मिल में, वहां पर चीनी बनता है, ईख से भी मीठा भी बनता है। ठीक है सर, ये सब आपको छोटे मोटे क्वेश्चन तो याद होगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस मतलब कि किस सहयोग से खोला गया था? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। बोकारो संयंत्र इस्पात जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये किसके सहयोग से खोला गया था? बता दीजिएगा। जी सर बता देंगे, आप तो पूछ के देखिए, आप पूछ के देखिए, हमको पता है उस दिन पूछे थे यही क्वेश्चन, सेम टू सेम रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार बोल दीजिए, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन का पूछा जाएगा, देखिएगा ध्यान से। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, झारखंड है, कर्नाटक है या फिर गोवा है? गोवा है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्या हो जाएगा? 69 का करेक्ट आंसर क्या बताइएगा जी? तो आप लोग याद कर लीजिए, लौह अयस्क अगर पूछे ना, लौह अयस्क अगर आपके एग्जाम में पूछे तो याद कर लीजिएगा कर्नाटक का हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा। और यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। और एक बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा कोयला मिलता है? तो वो है आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। कर्नाटका में लौह अयस्क सबसे मतलब कि लौह अयस्क वाला सबसे ज्यादा वाला कर्नाटका हो जाएगा। सुंदरवन या फिर फल्टा विशेष आर्थिक उद्यान उड़ीसा में स्थित है। गोवा का क्या है सबसे ज्यादा? अगर बात करें तो गोवा में मतलब कि प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा है, गोवा में सबसे कम लोग रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा जो है कन्वेंशन शुरू किया गया था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से 70 का करेक्ट आंसर बता दीजिए, जब तक यहाँ देख रहा हूँ 70 का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका कमेंट आ रहा है कि सर 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। और ये याद कर लीजिए ऑप्शन ए आपके एग्जाम में सेम टू सेम इसी फॉर्मेट का इसी जैसा क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन शुरू किया गया था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन शुरू किया गया था। ये आज माइंड सेट कर लो और आज कंफर्म कर लो। यहाँ पे 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, टिक कर देना है तो टिक कर देना है। हम जो बोले वो पूरा कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था या फिर प्रसा था? कौन चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण ना होके, इटली और जर्मनी का जो एकीकरण है जो साफ सुथरा ना होके? तो यहाँ पे आपका क्या कमेंट आएगा कि यहाँ पे सर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आपका भी कमेंट में आया कि सर 70 का 71 का आपका कमेंट में क्या है सर? 71 का सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया का चांसलर जो था ना मेटरनिक, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर जो था ना मेटरनिक था, और वो घोर प्रतिक्रियावादी था, याद रखिएगा। युद्ध में खाली विश्वास करता था, जहां तहां झगड़ा करता था। अगला देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? मेजनी था, गौरीवाल्डी था, लेनिन था या फिर बिस्मार्क था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा
और यूरोप में राष्ट्रवाद से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखो सबसे पहला चैप्टर हिस्ट्री का और सबसे लास्ट में यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो याद कर लीजिएगा, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार जो है किसे कहा जाता है, तो मेजनी को। आपका भी कमेंट यही आ रहा था, यानी 72 का आपको ये याद कर लेना है। तो ये याद कर लेना है जी, क्या हो जाएगा जर्मनी। अरे भाई एक मिनट सुनिए, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमने नहीं देखा भाई, जर्मनी नहीं इटली हो जाएगा, इटली हो जाएगा। अगर आपका जर्मनी रहे ना भाई, यही मिस्टेक हो गया, जर्मनी रहे ना आपका तो जर्मनी रहेगा तो बिस्मार्क मारिएगा, ठीक है जी। जर्मनी रहेगा तो बिस्मार्क मानिएगा, इटली रहेगा तो मेजनी मारिएगा, ठीक है। मिस्टेक होने से बच गया भाई, यही तो बात होती है ना जी। अगर आपका इटली रहे तो आप लोग मेजनी को मारिएगा, और आपका अगर जर्मनी रहे तो बिस्मार्क को मारिएगा। याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 72 का डी हो जाएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की जो उपाधि को त्याग दी थी? चौरा चौरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर गांधी इरविन फैक्ट, या फिर किसान आंदोलन? तो अभी इसी वक्त याद कर लीजिएगा भाई साहब, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है ना विरोध में महात्मा गांधी ने जो है अपना जो महानतम यानी कि केसर हिंद की जो पद उपाधि मिली थी उसे त्याग दी थी। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? दिल्ली यात्रा, चंपारण यात्रा, दांडी यात्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी बता दीजिएगा। आपका कमेंट आएगा 74 का सी हो जाएगा, 74 का सी हो जाएगा, क्योंकि सर हम पढ़े हैं कि महात्मा गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ सविनय अवज्ञा यानी कि दांडी यात्रा पे चले थे। याद कर लीजिएगा, 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? और ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन आपके एग्जाम के लिए है, और ये आप 100% रट के जाओ, 100% रट के जाओ, आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो 75 का करेक्ट आंसर बताइए। तो आप एक ही चीज बोलिएगा कि सर विश्व में सबसे पहले पैसा चीन में आया था, चीन में आया था, चीन में, यानी कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत जो है आपका चीन से हुआ था। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, या फिर राष्ट्रीय जनता दल? 76 का करेक्ट आंसर बताइए। कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? 76 में क्या आ जाएगा भाई साहब? तो आपका कमेंट आएगा किस तरह, राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है ना जी, राष्ट्रीय जनता दल जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब मतलब कि अंगीकार किया? 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, या फिर 26 अगस्त 1950 ईस्वी को गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बताओ। गणतंत्र हमारा देश अगर बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंतरिक्ष किया गया? 77 का क्या करेक्ट बताइएगा जी सर। 77 का माने हमारा संविधान कब लागू हुआ, कब हुआ? तो आपका कमेंट आएगा सर 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, लोक शक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन है, तीर है, बंगला है, साइकिल है? देखो सब कुछ का याद ना करो, सब कुछ का याद ना करो, लेकिन इसका याद करो, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भाई साहब आपका 78 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या भाई 78 का बताइए आप लोग, हम ना बताएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग जो है, अरे यार आज हमसे सबसे बड़े मिस्टेक हो गया, हमको तो 5 क्वेश्चन आपको देना था जो आप होमवर्क के तौर पे बनाते बट नहीं दे पाए। चलो एक ही क्वेश्चन आपका कमेंट सर आ रहा है, बट आप एक ही क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर बताइएगा, ठीक है जी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, पूरा ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि आपका जब कमेंट आएगा तो इसी तरीका से मैराथन आपको देखने को मिल जाएंगे। और आज का ईमानदारी पूर्वक 78 क्वेश्चन एग्जाम में आप अच्छे तरीका से क्लियर कर लिए तो आपका 100% एग्जाम में एसएसटी से डर हट जाएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।